Hello students, today we will continue our discussion on the chapter Cell Structure and its Function. We have discussed definition of cell, discovery of cell and basic facts about cell that includes the shape of the cell and size of the cell. Now we will continue our discussion on the topic and content cell structure and its function. I would like to say you all that this is very important part of this chapter, so I will try my best to make you understand, and if you have any problem then you can ask question in our given group. Okay, so now let's start. अब तक हम लोगों ने देखा है कि सेल की परिभाषा, सेल की खोज किसने की और बेसिक नॉलेजेस हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा। लेकिन अब सेल की आंतरिक स्थिति, उनकी संरचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो अब हम लोग इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स थिंक दैट इट इज़ अ सेल। मान लेते हैं कि यह एक सेल है जिसमें एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर और शेप इस प्रकार से होता है, ठीक है, जिसमें से ये न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, ओके, एंड the third part is cytoplasm. एक्चुअली साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसके शेप अलग अलग होते हैं और हमारे बॉडी में बहुत सारी क्रियाएं करने में हमारी मदद करती हैं, सेल ऑर्गेनल्स। मैं इन सभी चीज़ों को पूरी अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, आप लोग समझने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये हो गया आप लोगों का एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हम लोगों को सेल मेम्ब्रेन पढ़ना होगा, ठीक है। अब तक सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम लोगों को जानना है तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये हो जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरे शब्दों में बोले तो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अगर दूसरी पॉइंट की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन इट इज अ थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन, डेलिकेट मेम्ब्रेन। यहाँ आप लोग पूछ सकते हैं कि डेलिकेट मीन्स क्या होता है। द सब्सटेंस विच कैन बी ब्रोकन इजिली, कोई वैसा चीज जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है उसे हम लोग डेलिकेट बोलते हैं। दैट कैन बी ब्रोकन इजिली, ओके। मीन्स सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, ब्रोकन इजिली, ओके। अगर पॉइंट नंबर 3 की बात करें तब यह जो पॉइंट 3 है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आप लोगों के लिए। पॉइंट सेल मेम्ब्रेन इज एन आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल which
allows substances to enter or come out the cell। मतलब सेल मेम्ब्रेन सेल का एक ऐसा भाग है जो किसी भी पदार्थ को उसमें घुसने की अनुमति देता है या किसी भी पदार्थ को उससे बाहर निकलने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो यह सेल का एक गार्ड के रूप में रहता है जो कि सेल की रक्षा करता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो कि हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सेल को डेड कर सकते हैं। सेल के खत्म होने के साथ हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वह भी धीरे धीरे नष्ट होती है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन हमारे बॉडी को जीवित रखने में, सेल को जीवित रखने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। नाउ वी हैव टू डिस्कस नोट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब तक हम लोगों ने देखा कि सेल का अलग अलग शेप और अलग अलग साइज होता है। यह शेप और साइज अलग होने के कारण सेल मेम्ब्रेन ही है। सेल मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल for the shape and size of the cell। किसी भी प्रकार के सेल के शेप और साइज में होने का सेल मेम्ब्रेन जवाबदेह होता है, किसी भी प्रकार का सेल का, ठीक है। लेकिन अब सेल ऑर्गेनिज्म के रूप में भी माना जाता है और सेल एक पार्ट ऑफ द बॉडी माना जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सेल इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, सो इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। अब सेल मेम्ब्रेन के कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल केस, प्लांट सेल। हम लोग जैसे जानते हैं जिस प्रकार हमारे बॉडी में सेल हैं, हमारे बॉडी में प्रोसेस, अलग अलग प्रकार के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं सेल, ठीक उसी प्रकार प्लांट्स में भी सेल होती है। लेकिन प्लांट के सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होता है, एक मेम्ब्रेन होता है जिसे सेल वॉल कहते हैं। There is another membrane surrounding cell membrane is called सेल वॉल। अर्थात जिस प्रकार आप देख सकते हैं, मैं डायग्राम बना करके आप लोग को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये सेल है, कॉमन सा सेल, ये न्यूक्लियस हो गया उसका, ये साइटोप्लाज्म कुछ, ठीक है। ये एनिमल सेल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस ये हो गया, ये साइटोप्लाज्म। लेकिन प्लांट सेल में कुछ और भी मेम्ब्रेन उपस्थित होते हैं, ठीक है। देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ उपस्थित होती है, जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल कौन से सेल में उपस्थित होती है। ऑप्शन में रहेगा प्लांट सेल और एनिमल सेल। तब आप लोगों को प्लांट
पे टिक करना होगा, सेल ऑफ द प्लांट। ये हो गया आपका एक प्लांट के सेल के बारे में डिस्कशन, ठीक है। अगर आगे बात करें तो बैक्टीरिया में भी सेल होता है। बैक्टीरिया हैज ऑल्सो सेल वॉल। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जितने सारे बिंदु जो बताया है ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। समझ ना आने पर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बिंदु को पढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज साइटोप्लाज्म। एक्चुअली साइटोप्लाज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. Without cytoplasm, our body cannot perform many types of process such as respiration. साइटोप्लाज्म के बगैर हमारे बॉडी में कई प्रकार की क्रियाएं रुक जा सकती है। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज रिस्पायरेशन, जहां हम लोगों को स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट जो भी हम लोग लेते हैं वहां से एनर्जी के रूप में साइटोप्लाज्म ही बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज एन थिक जेली लाइक फ्लूइड. Cytoplasm, it is a thick jelly like fluid, ठीक है, that is present between the nucleus and the cell membrane. यह साइटोप्लाज्म का एक साधारण सा डेफिनेशन हो गया। मैं आप लोग को बताता हूँ डायग्राम के थ्रू। ये एक सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया सेल का, इसको हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, इसको न्यूक्लियस बोलेंगे। और यही न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी जगह है वो सारे के सारे को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे। साइटोप्लाज्म फिर से लिख देता हूँ मैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ओके, नाउ कंटिन्यू। अब हम लोगों को साइटोप्लाज्म में ही मैंने पहले भी बताया कि साइटोप्लाज्म में अलग अलग प्रकार की सब्सटेंसेस उपस्थित होती है जिसे हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी में भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं को होने में मदद करती है। इट हैज, जैसे सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग साइटोप्लाज्मिक बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है, बॉडीज, क्योंकि दो से अधिक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा all the functions of the body takes place in the cytoplasm. जैसा मैंने एग्जाम्पल बता दिया कि रिस्पायरेशन इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि जब तक हम लोगों का स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, फूड, फैट जो भी हम लोग खाते हैं उसे एनर्जी में नहीं बदला जाए तब तक हम लोग
ना ही चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर, हम लोग किसी भी चीज़ को करने में असक्षम होंगे। और साइटोप्लाज्म ही एक ऐसा जगह है जहाँ हम लोग का फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण हम लोगों को बाद में एनर्जी मिलती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियस। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। ओके, सो चलिए देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका नाम हम लोगों ने पहले ही सुना होगा, न्यूक्लियस। यह सेल हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस होता क्या है, न्यूक्लियस की जरूरत सेल में क्यों पड़ी, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब डिफिनेशन की बात किया जाए न्यूक्लियस की, तब definition, it is the most important part of the cell which transports or helps to transfer hereditary characteristics. Okay, hereditary characteristics, जैसे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट which helps to transfer hereditary characteristics। मतलब हम लोग बोलते हैं, आसपास में सुनते हैं कि पापा मम्मी का गुण बच्चे में जाता है, तो यह सेल के कारण, न्यूक्लियस के कारण ही होता है। न्यूक्लियस में भी अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसे मैं बतलाता हूँ। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसफर करने में हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को। ओके, नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। ओके, इट इज only present in eukaryotic सेल। यह सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यूकैरियोटिक सेल होता क्या है, मैं इसके बारे में आपको अलग से बतलाऊंगा। ठीक है, इसलिए आप अभी सिर्फ याद रखें कि सेल जो न्यूक्लियस जो होता है वह सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, इन एनिमल सेल्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए मैं थर्ड पॉइंट करके इसको बतला देता हूं। इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट at the center of the cell। ठीक है, ओके, मुझे आशा है कि आप लोग सभी बिंदुओं को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब आप लोगों को बताते हैं कि सेल के न्यूक्लियस में कौन कौन से अलग अलग सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कि हमारे हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करने में मदद करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में ले लिया जाता है
ठीक है, ये सिर्फ सेल मानेंगे। सेल के न्यूक्लियस को हम लोगों ने बड़ा करके बनाया है ताकि मैं अच्छी तरह से आपको समझा सकूं। जिस प्रकार सेल का एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक उसी प्रकार न्यूक्लियस का भी एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होता है। ओके, सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म पाए जाते हैं। जिस प्रकार साइटोप्लाज्म होते हैं सेल में, तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। और अन्य भी बहुत सारे प्रकार के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि न्यूक्लियस को उसके बेसिक वर्क को करने में मदद करता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ द सेल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फंक्शन, आखिर सेल का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ द सेल, ठीक है, ऑफ द सेल। यहाँ देखेंगे तो इट कंट्रोल्स ऑल द लाइफ फंक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। इट कंट्रोल्स ऑल द लाइफ फंक्शन, ठीक है। इट कंट्रोल्स मतलब नियंत्रण करता है जितने भी प्रकार के जीवन से रिलेटेड, ऑल द लाइफ फंक्शन रिलेटेड टू लाइफ। It controls all the life function related to life, ठीक है, inside the cell, inside the cell। यह साधारण सी बात है, अगर यह सेल के अंदर है तो सेल के अंदर ही सारे कार्य करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट, इट ट्रांसफर हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पॉइंट नंबर 2 में आप फंक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, इट हेल्प्स टू ट्रांसफर हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम, बताइए, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, टू देयर चिल्ड्रन। ये हो गया आप लोगों का सेल के न्यूक्लियस का फंक्शन। यहाँ पे गलती है थोड़ा सा, फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। अब कंफर्म, ओके। नाउ आगे बढ़ाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, ओके। सेल ऑर्गेनल्स, अभी अभी मैं आपको बतलाया हूँ कि सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में अलग अलग प्रकार के साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होते हैं जिसे सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे प्रेजेंट, सॉरी, सेल ऑर्गेनल्स इज प्रेजेंट इन cytoplasm which helps to perform the work by cytoplasm। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के रूप में भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैं बतला देना चाहता हूँ आप लोगों को। एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया। यही एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो कि हमारे बॉडी को फूड से एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ओके, फूड से एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अदर एग्जाम्पल्स आर राइबोसोम्स, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम्स हो गया,
ठीक है, तो आज का वीडियो हम इतना ही तक रखते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सही समझ में आया, और किसी भी प्रकार का अगर समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, आप लोग पिछले वीडियो का होमवर्क को बना करके नहीं भेजे हैं, इसलिए उसे भेजें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।